नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम बात करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक शेयर मार्केट कैसा रहेगा, कैसी रहेगी उसकी चाल, यानी कि 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक। और अगर पिछले सप्ताह देखें, यानी कि जो 3 दिन मंगलवार से लेकर वीरवार तक की ट्रेडिंग हुई है, तो उसमें देखें तो निफ्टी ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई है। हालांकि जो ट्यूसडे को निफ्टी ओपन हुआ वो 23,708 गैपअप के साथ ओपन हुआ और बंद हुआ है 23,852 पे थर्सडे को। 414 पॉइंट हाई रहा उस दिन और देखें तो तकरीबन 0.25% की बढ़त उसने हासिल करी। और जबकि बैंक निफ्टी को अगर देखें तो 51,872 को मंगलवार को खुला और लोवेस्ट भी रहा वहां पे, और 54,407 का हाई बनाया है और 54,290 पर बंद हुआ और 1172 पॉइंट की बढ़त बनाई इसने। और जो काफी लंबे समय से हम चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, अपनी कंसर्न शो कर रहे थे कि भाई जो एफआईआई जो हैं वो बाइंग नहीं कर रहे हैं, वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो हमें पिछले सप्ताह उनकी बाइंग भी देखने को मिली और बाइंग 4,668 करोड़ की बाइंग लगभग थर्सडे को रही है। और अगर हम पूरे तीनों दिन की बात करें, 3 सप्ताह जो ट्रेडिंग रहे, मतलब 3 दिन ट्रेडिंग रही पिछले सप्ताह में, तो लगभग 14,670 करोड़ की एफआईआई से बाइंग करी है। अब ये देखना है हमें कि जो ट्रंप ने टैरिफ के ऊपर पॉज लगाया, उसके बाद मार्केट में जिस तरह से सेंटिमेंट्स बने, मार्केट में बढ़त आई। अब ये बढ़त कहां तक आगे जाएगी, कितना आगे जाएगी, फिर कहीं से रिवर्सल लेगी, क्या सिचुएशंस बन रही हैं, अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं मार्केट में किस तरह से बने रहें, निकल जाएं, क्या करें, इन सब विषय के ऊपर हम सुभाष जी से बात करेंगे कि सुभाष जी बताएंगे अपने विश्लेषण के हिसाब से कि भाई नेक्स्ट वीक मार्केट का ट्रेंड कैसी रहने वाला है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी, और सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते जी, हैं। रविंदर जी, तो सुभाष आपने जी, जी हाँ, जी, नहीं आपने आप अपने इनिशियल रिमार्क्स में बताया कि मार्केट नेक्स्ट वीक कैसे रहने वाला है नहीं? तो देखिए, ये मार्केट तेज क्यों हुआ इस 3 दिन के अंदर? जी, इसके पीछे तो एक तो यही कारण था, यूएस का जो टैरिफ वार है वो उसने पोज कर दिया था 90 डेज के लिए, है नहीं? तो एक तो ये कारण था। एफ की बाइंग लगातार 3 दिन रही है उस सेंटीमेंट के अंदर। मॉनसून का फोरकास्ट जो है वो अबव नॉर्मल है, ये भी जी, बहुत पॉजिटिव है। जी, डोमेस्टिक इन्फ्लोज भी रहे, वो जो जैसे एज यूजुअल है वो चलते रहे। जी, आरबीआई ने रेट कट किया था, उसका भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। इन्फ्लेशन भी कूल है, उसका भी सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इंडियन करेंसी अप्रिशिएट की तरफ है, वो भी पॉजिटिव है। तो और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट अपना यूएस के साथ होने जा रहा है, ये भी फेवरेबल लग रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट एकदम तेजी में रहा। और नेक्स्ट वीक भी सेंटिमेंट तेजी के ही हैं, तो नेक्स्ट वीक भी अभी सेंटिमेंट तेजी के ही लगते हैं एज नेक्स्ट सच। वीक भी तेजी के लगते हैं। लेकिन जिस तरह से भाई साहब ये तकरीबन जो थर्सडे को जो बड़ी तेजी बनी, तो वो क्यों कर रही कि लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग था उस वीक का, इस वजह से तेजी दिखाई दी? और क्या ऐसी ही तेजी हम नेक्स्ट वीक भी देख पाएंगे, या मार्केट ऐसे ही धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी? रविंदर जी, होता क्या है मार्केट में, जब कभी कोई सेंटिमेंट पॉजिटिव की तरफ होता है तो जो माइनस वाले होते हैं, जो बियर लोबी होती है, उनमें घबराहट आ जाती है। ओके। वो अपना स्क्वायर अप करना पसंद करते हैं। और जो बुल होते हैं उनमें सेंटिमेंट ये होता है कि ले लो, जिस भी भाव है और बढ़ जाएगा। तो वो एक ये एक चक्र चल जाता है कि उनमें पैनिक आ जाता है और उनमें जोश आ जाता है बुल के अंदर। और जब स्टार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाता है तो ये चक्र उल्टा घूमने लगता है। तो इसकी वजह से अ, हमारा जो है ना 4.5% से सारे इंडेक्स ऊपर थे लास्ट वीक। जी, और आप देखेंगे तो एक वीकली तेजी 2021 के बाद फर्स्ट टाइम देखी गई है, इतनी बिल्कुल बड़ी ठीक है, तेजी वीकली बिल्कुल ठीक है। बेसिस के जी, ऊपर। तो तेजी का सेंटिमेंट बना हुआ है। और
आप कहो तो मैं अपना ये पहले बिल्कुल नहीं, रेंज वेंज बता मैं दूं या उसको थोड़ा नहीं आता मुश्किल? हूँ, रेंज पे भी आता हूँ। उससे पहले हाँ जरा जी, ट्रम्प वाले पे एक और मैं सवाल मेरे मन में आ रहा कीजिए। था, मैंने कहा वो भी पूछ लूं। हम्म, और जो आपने करिए। कहा ना कि ये जो शेयर बाजार में चक्र बना रहता है, कभी बियर लॉबी हावी हो जाती है तो कभी बुल हावी हो जाते हैं, तो शेयर बाजार में किसी का घाटा और किसी का मुनाफा हो जाता है। हम्म। सुभाष जी, अब जैसे 90 दिनों के बाद अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई जो नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ हमारी हो सकती हैं वो हमें फेवरेबल दिखाई दे रही हैं, तो किन किन सेक्टर्स में आपको या किस तरह से वो फेवरेबल दिखाई दे रही हैं कि भाई 90 दिनों के बाद भी हमारी सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है या हमारे हक में कुछ आ जाएगी? देखो, एक तो प्लस पॉइंट क्या है, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वेंस, है जी। ना, वो 21 अप्रैल को आ रहा है। 4 दिन की जी। उसकी ऑफिशियल यात्रा है। ठीक है। और पहले वो जयपुर में लैंड करेगा, और जयपुर में 2 दिन वो घूम रहा है, फिर आगरा आएगा 23 तारीख को, और फिर आगरा से दिल्ली में आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर से उसकी मीटिंग है, जी। हाई लेवल मीटिंग है। तो ये क्या होता है, जब कभी कोई इस तरह का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या कोई सीनियर ऑफिशियल आता है, तो वैसे ही माहौल पॉजिटिव बन जाता है। तो हम्म। और वैसे भी इंडिया ने बहुत पहले से इनिशिएट कर दिया था एग्रीमेंट के लिए, है ना, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के लिए, एंटिसिपेशन कि भी हमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना और कोई भी ट्रेड वार नहीं करना, हम बातचीत से नेगोशिएट करके इसको सुलझाते हैं। और मेरे ख्याल ये मोदी जी की जो पॉलिसी है, ये बड़ी फेवरेबल रही। और अ, उनकी विजिट भी, फर्स्ट टाइम ही इज कमिंग टू इंडिया। उसकी वाइफ उषा वांस है, और वो भी इंडियन है। तो ओके। मतलब एक सेंटिमेंट तो होता ही है कि भी वो एक इंडियन वाइफ है, तो जी। पॉजिटिव सेंटिमेंट वैसे भी बन गया कि भी हिज विजिट इज ड्यू, और वो आए। और एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत बहुत पहले से चल रही है, तो मेरे ख्याल कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा। अब एक और क्वेश्चन इसके साथ, इसी टैरिफ के ऊपर, जिस तरह से चाइना ने रिटेलिएट किया था और एक दूसरे के ऊपर दोनों ने खूब सारे टैरिफ थोप रखे हैं, तो उसका बेनिफिट किसी और कंट्री को हो सकता है या चाइना को आगे और आगे चल के नुकसान हो सकता है, या अपने इस कारण से वो कहीं मुनाफे में या फायदे में, या मतलब उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है, उसको किस तरह से आप देख रहे देखो, चाइना ने जो रिटेलिएट किया है, और इसने, अमेरिका ने 245% तक टैरिफ कर दिया है, हैं? तो जी। कहीं इंडिया के लिए फेवरेबल है। और ये जो फेवरेबल है, तो आप समझो कि मैन्युफैक्चरिंग में बेस यहाँ बढ़ जाएगा, अ, इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, लॉन्ग टर्म में इसके बहुत बड़े फायदे हैं। और यदि वो गुत्थी सुलझती भी है, तो इतनी सुलझेगी नहीं कि वो इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। इंडिया को फायदा ही रहेगा अल्टीमेटली। और ये प्रेजेंट टैरिफ तो कोई ट्रेड ही नहीं हो सकता, ये वाले टैरिफ हैं। हम्म। एक स्मार्टफोन, लैपटॉप, जो इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है, वो आप फी सेविंग कह सकते हैं चाइना के साथ, क्योंकि वहाँ एप्पल की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, नंबर वन फैक्ट्री है। तो वो एप्पल का वहाँ पे प्रेशर था कि भी हमें इतना टैक्स लगा दोगे तो ये हमारा ही नुकसान है। तो हम्म। फिर वो है, फिलहाल वो एग्जेम्प्ट कर दिया, लेकिन अभी उसके ऊपर भी क्लैरिटी आनी है कि वो कितने दिन एग्जेम्प्ट है, या उसको परमानेंट एग्जेम्प्ट किया है, या 10% टैरिफ है वो लगेगा नहीं लगेगा, या और स्पेशल कैटेगरी में उसको डालेंगे। देखिए, डेली बेसिस के ऊपर टैरिफ के ऊपर कुछ ना कुछ क्लैरिटी बढ़ती जा रही है। और बढ़ती जा रही है। डिस्प्यूट विद चाइना इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इंडिया। जी। आपने उसमें जैसे पहले कहा था कि भाई जो ट्रम्प है वो इज अ हार्ड हार्ड नेगोशिएटर, और जो ये अभी इन्होंने टैरिफ वगैरह लगाए थे और फिर ये पॉज दिया है, तो ये नेगोशिएशन टैक्टिक्स के अंदर दिया है। और लगता है कि आप कोई अलग अलग कंट्रीज से बात करेंगे, अब सारी कंट्रीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नेगोशिएट करने के लिए नहीं आएंगी। देखो, 3 महीने का टाइम दिया है, बहुत सारी कंट्रीज से बातचीत चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ 3 महीना इज वेरी शॉर्ट टू कंक्लूड ऑल द एग्रीमेंट सारी कंपनियों, सारी कंट्रीज के साथ। और चाइना के साथ भी वो ऑफर कर रहे हैं जीपिंग कि भाई हम बैठते हैं और बातचीत करते हैं,
लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है कि भी वो चाइना के साथ वो बैठा जाए, और क्योंकि एक तो वो बिजी है सारे कंट्रीज के साथ, और वो डिप्लोमेसी भी यही कहती है, और कंट्रीज से किस तरह का बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, क्या स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, उसको सबको ध्यान में रख के वो चाइना से बाद में ये लोग इसको रेज्यूम करेंगे। लेकिन अभी इमीडिएट मुझे नहीं लगता, और 3 महीना अभी भी बहुत शॉर्ट पीरियड है। ये पीरियड हो सकता है एक्सटेंड कर दिया जाए, हो सकता है एक मिनिमम टैरिफ लगा के फिर नेगोशिएशन कंटिन्यू रखें, तो कोई भी चीज इसको वर्कआउट करेगी। ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या शेप लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 महीने के अंदर 90 डेज में 2 अप्रैल को पोज हुआ था, और मैं समझता हूँ कि ये तब तक 3 महीने में ये सभी से एग्रीमेंट नहीं होगा। बिल्कुल हाँ, आप कुछ ठीक कह रहे कंट्रीज से हो जाएगा। हैं। इंडिया इज फेवरेट। इंडिया का लगता इंडिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल है। अभी मैं आपसे नेक्स्ट वीक के लिए लेवल समझ लेता हूं कि भाई नेक्स्ट वीक में जो है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले, क्या रेंज रहने वाली है। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया है, और पीछे लास्ट टाइम आपने गोल्ड के ऊपर कुछ शेयर्स की थी अपनी इन्फॉर्मेशन, तो जिसकी वजह से दर्शकों ने पूछा भी है, और मेरे दिमाग में भी एक प्रश्न लास्ट वीक भी था जबकि मैं स्किप कर गया था कि गोल्ड जैसे कहा जा रहा था भाई ₹1,00,000 चला जाएगा, तो ₹1,00,000 के आसपास पहुंचे गया, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी मान रहे हैं कि भाई गोल्ड नीचे आके 56,000 तक आ जाएगा। तो इस पे भी मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। देखो, निफ्टी का लेवल मैं कहूंगा 23,450 से 24,650। 23,450 से 24,650। 24,650। हाँ जी। ओके। और बैंक निफ्टी आपने देखा होगा बहुत तेजी से बढ़ा है, जी 6.5% के ऊपर बढ़ा है हाँ, नहीं? एग्जैक्टली। तो मतलब क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी एनवायरनमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत पॉजिटिव है। हम्म गवर्नमेंट जो आरबीआई गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं, ये रेट कट के फेवर में है, और स्टांस भी अकोमोडेटिव कर दिया है कि भी ग्रोथ हम्म फोकस है। इन्फ्लेशन पे यदि थोड़ा बहुत कम बत्ती हो भी जाए, तो वो इंटरेस्ट रेट कम करना चाह रहे हैं, और उनकी पॉलिसी भी यही है। और दूसरा, बैंकों को बेनिफिट इसलिए भी होगा क्योंकि सेविंग रेट कम कर दिए हैं, डिपॉजिट रेट कम कर दिए हैं, तो हम्म उससे भी बैंकों को ये प्लस पॉइंट होगा। तो बैंक निफ्टी मैं समझता हूँ जी 53,250 से 55,450। 53,250 से 55,450। 450। राइट। इस बार आपने निफ्टी की रेंज सिर्फ 800 पॉइंट की रखी है। नहीं, नहीं नहीं, तेईस 1,200 हजार पॉइंट चार की। सौ पचास से 24,650। हाँ, 1,200 पॉइंट की है। 1,200 पॉइंट की। हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो जबकि आपने जो लास्ट वीक के लिए रेंज दी थी 23,400 हाईएस्ट दिया था, बट वो वाली रेंज तोड़ गई थी, नीचे वाली रेंज तो नहीं तोड़ पाई थी। वो क्या तो है कि सुभाष मार्केट में जैसे 6.5%, 50,000 से ऊपर 3,000 समथिंग बनता है बैंक का, तो जी 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 मार्केट में इतनी तेज में कभी वीक में जैसे 2021 के बाद अभी तक तेजी इतनी पकड़ी पहली नहीं बार है। थी। तो जी हर जी 3 जी। दिन ट्रेडिंग डेज थे, तो हम्म उसमें नहीं लगता था कि इतनी तेजी पकड़ लेगी। इतनी तेजी मार्केट पकड़ तेज ली। है ये पक्का था, लेकिन जी कितना तेज है ये हाँ, कोई प्रिडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो दोनों बिल्कुल। लेवल में इतनी तेजी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था, और हाँ, ये कई बार लॉजिकल है, इलॉजिकल है। ये मार्केट तो मार्केट है, मार्केट कोई मार्केट जरूरी नहीं कोई बिल्कुल। लॉजिकल और है। आपने कहा, हाँ, और आपने कहा भी था कि मार्केट में तेजी आएगी और तेजी बनी हाँ रहेगी जी। इस वीक के लिए, और उसी हिसाब से हुआ, लेकिन तेजी थोड़ी ज्यादा हो गई। तो अच्छा ही है, जो तेजी में रहे होंगे, जिन्होंने हाँ अपना जी। हाँ जी। हाँ काम जी। धाम किया होगा, फायदे में रहे होंगे। अब सुभाष जी बताइए, जो गोल्ड का है, अब ये 1,00,000 गोल्ड पहुंच भी गया है लगभग लगभग, और ये और 56,000 वाली भी, अगर आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि भाई कुछ एक्सपर्ट 56,000 भी कह रहे हैं, तो ये क्या कहानियां हैं? पहली बात तो गोल्ड 1,00,000 पहुंच क्यों रहा है इतनी तेजी से, गोल्ड में तेजी आ क्यों रही है, और आगे और कितना क्या आगे जा सकता है, किस तरह से आप इसे देख रहे देखो, ऐसा होता है, ये यूएस की जो डॉलर है, ये एक सेफ हेवन एसेट मानते हैं। हैं? जी सेफ हेवन जैसे गोल्ड है, सबसे जी सेफ तो गोल्ड है। उसके बिल्कुल ठीक बाद है। डॉलर को मानते थे कि भाई जी हर कंट्री अपनी रिजर्व्स में डॉलर रखता है,
और गोल्ड रखता है। लेकिन जब ये हिलने लगा तो लोग कहने लगे कि भाई डॉलर का तो भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने ट्रेड होंगे नहीं, इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, महंगाई यूएस में बहुत बढ़ जाएगी। तो मतलब विश्वास, जो ट्रस्ट फैक्टर वो कम हो गया था। तो उस केस में जो कंट्रीज हैं वो गोल्ड खरीदती है, अपनी रिजर्व्स के अंदर डॉलर को बेचते हैं और गोल्ड को खरीदते हैं। और डेट में जो इन्वेस्ट किया हुआ था वो बेचने लग गए थे, और इस प्रकार मैंने बताया था 4.5% का रेट आ गया था और गोल्ड पर इन्वेस्ट कर रहे थे। और आम पब्लिक भी जब देखती है कि गोल्ड बढ़ रहा है तो आम बाइंग भी बढ़ जाती है। तो ये एक विशेष सर्कल होता है, कोई चीज तेजी से बढ़ती है तो सब लोग उसमें उस ट्रेन में बैठना शुरू कर देते हैं जो ट्रेन फास्ट जा रही है। तो ये यही कारण है। और जो 56,000 कह रहे हैं वो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना मैं नहीं समझता कि अभी 1 लाख है तो 56,000 इतनी जल्दी आ जाएगा या आ सकता है। मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोर लाइकली नहीं है नहीं, क्योंकि हाँ, मतलब वो 56,000 वाली तब बातें शुरू हुई थी जब 80-85,000 रुपए के आसपास था, हाँ, तब तो कुछ लोग वो कहना। पॉसिबिलिटी नहीं है, वो पॉसिबिलिटी अब तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मान के चलो, है नहीं। जी और गोल्ड यही है कि भाई 3300 पर ट्रॉय ओंस है, ये 3,000 आ जाए, 10% कम आ जाए, कोई ये डॉलर स्टेबलाइज हो जाए, सारी कंट्रीज से डिस्प्यूट खत्म हो जाए, वापस थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाए तो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा कम होने के चांसेस नहीं है। नहीं बढ़ है। बहुत सकता है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि यदि मान लो ये डिस्प्यूट बढ़ता रहा चाइना और यूएस का, और कंट्रीज से ये ट्रेड बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो ये इतने टैरिफ जो लगा रखे हैं वो लगाने पड़े अल्टीमेटली, तो गोल्ड और बढ़ सकता है। ओके, तो बढ़ के कहाँ तक जा सकता है? देखिए, प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, 10% तो और ऊपर जा सकता है। ओके। तो अच्छा, अब सुभाष जी, इस पे एक और सवाल मेरा मन में आ रहा है कि जैसे पीछे जब हमारा जो भारतीय शेयर बाजार था बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, लगातार बढ़ता जाता था, और हम हर बार लगभग ये चर्चा करते थे और बात करते थे कि भाई हमारा शेयर मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है, इसमें करेक्शन ड्यू है, कब आएगा पता नहीं, लेकिन जब आया तो आ गया। तो अब इसी तरह से जिस तरह से गोल्ड भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या इसमें भी कभी, जैसे भी आपने कहा कि 10% और बढ़ सकता है, आगे और जा सकता है, तो क्या कभी आने वाले समय में इसमें भी कोई हम बड़ा करेक्शन देख सकते हैं? देखो, ऐसा है 10% प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे रेट है ना, उस सर्कमस्टांसेस में है जब डॉलर की हालत खराब थी, और जी। तो लोगों का विश्वास, तब ये 3300 समथिंग हो गया है, और अभी भी विश्वास वापस लौटा नहीं है, अभी भी सिक्की है तो 10% प्लस माइनस तो कुछ भी हो सकता है। बड़ी वोलेटिलिटी इससे ज्यादा अभी इमीडिएट कोई नहीं लगती है। बाकी वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, यानी कि इसमें भी अगर कोई सही कहानी या सही रूपरेखा निकल के आएगी, वो 90 जो दिन इनके कंप्लीट हो जाएंगे टैरिफ पॉज के, करेक्ट। उसके बाद ही आई थिंक कुछ चीजें समझ में या आएंगी। टैरिफ क्या क्या रहता है, सेटलमेंट क्या होते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि ट्रंप के टैरिफ ने गोल्ड पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो धन्यवाद सुभाष जी, और आपने सारा विश्लेषण किया और गोल्ड का भी बताया। और एक बार मैं दर्शकों के लिए एक बार जो रेंज है वो रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी आपने बताई है 23,450 से लेकर 24,650 के बीच में रहने की संभावना है, और और बैंक निफ्टी टेक्निकली सिर्फ। एक और बीच में बोल देता हूँ, हाँ जी। टेक्निकल भी क्या है, वीकली डेली चार्ट बुलिश की तरफ है नहीं। बुलिश की तरफ। 10 डे, 20 डे, 50 डे, 200 डे, सबको सब पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये भी एक है कि नेक्स्ट वीक मार्केट पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और मतलब यदि कोई वजह से जो मैंने लोअर इंडेक्स बोले हैं, जी। 23,000, है ना, 450। 450 वाला, उसके जी। आसपास आए तो बाइंग बनती है। बाइंग बनती है। बिल्कुल ठीक है। और जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई जब भी आप अपनी ट्रेड करें, जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, तो वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें,
क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं, आज के सिनारियो पे बात कर रहे हैं, और जिस दिन मंडे को मार्केट खुलेगा तो उस दिन हो सकता है कोई और नई गणित सामने आ जाए, नई केमिस्ट्री सामने आ जाए, तो उसका इम्पैक्ट आपके ट्रेड पे पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं।